गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का सेट टेस्ट नंबर 79। ओके, 40 क्वेश्चंस के 79 आज हम लोग शुरू करते हैं। सॉरी, टेस्ट 79 द क्वेश्चंस नंबर 7। चलिए जी शुरू कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चंस नंबर 1। 1 मीन्स 70। 1 से हम लोग शुरू करेंगे इस क्वेश्चंस को। सेवेंटी 1 से शुरू करेंगे और यही क्वेश्चंस हमारे होंगे 1, यानी सेट नंबर 79 के क्वेश्चंस नंबर 1 से देखेंगे मृत सागर कहाँ स्थित है। यहाँ क्वेश्चंस की गई है मृत सागर कहाँ स्थित है, मीन्स डेड सी। डेड सी इज लोकेटेड, वेयर इज द डेड सी लोकेटेड। अब देखते हैं ये कहाँ है, इजराइल और जॉर्डन के बीच। ये दो देशों के मध्य सीमा पर स्थित एक झील है जिसे मृत सागर के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार का यह एक झील है, यह एक झील है। ठीक है जी, ये थोड़ा कम कर लिया जाए। यह क्या, मृत सागर एक झील है जो कहाँ स्थित है, इजराइल और जॉर्डन देश की सीमा पर स्थित एक झील है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाए। 72, सबसे लंबी नदी मुहाना। सबसे सबसे लंबी नदी मुहाना। अब किस नदी की मुहाना सबसे लंबी होगी, तो ये सही उत्तर होंगे ओब नदी का मुहाना, क्योंकि इसकी लंबाई पहले तो ये देखते हैं कि यह नदी उत्तरी रूस में प्रवाहित होती हुई आर्कटिक महासागर में स्थित ओब की खाड़ी में विलीन हो जाती है यह विश्व की सबसे लंबी नदी का मुहाना या मुहाना का निर्माण करती है। इसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर बताई जाती है। 1000 किलोमीटर बताई जाती है इसकी लंबाई। इसकी लंबाई बताई जाती है, तो आपकी 1 मिनट। ओब नदी का मुहाना। ओब एक नदी है जो रूस के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है और आर्कटिक महासागर के ओब की खाड़ी में ही गिर जाती है। उस खाड़ी का नाम भी है ओब की खाड़ी। ठीक है, और ये विश्व की सबसे लंबी मुहाना बनाती है। ठीक है, माउथ, लार्जेस्ट रिवर माउथ
देख रहे हैं, लार्जेस्ट रिवर माउथ का फॉर्मेशन करती है आपके ओब नदी। सही उत्तर आपके क्या होंगे? ए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखा जाए। आल्प पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है? किस देश का हिस्सा नहीं है? तो फ्रांस की हिस्सा है, जर्मनी की हिस्सा है, ऑस्ट्रिया की भी हिस्सा है। तो नहीं है पूछा जा रहा है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके सही उत्तर क्या होंगे? ई होंगे। यानी सबकी ये आल्प्स पर्वत श्रेणी इन सभी देशों पर विस्तृत है, सभी देशों पर फैला हुआ है। तो नहीं है, तो सही उत्तर आपके क्या होंगे? ये होंगे। उपयुक्त में से एक से कोई नहीं, कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, माने कोई इसमें क्या है कि गलत नहीं। ठीक है, सब सही है। तो नहीं है पूछा जा रहा है, तो कोई नहीं है, तो सही उत्तर क्या होंगे? ई होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाए। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती है। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती है जलभर, जलभृत। इसको एक्वाफर कहा जाता है, एक्वाफर, एक्वाफर। सही उत्तर आपके क्या होंगे? सी होंगे। ठीक है, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल को अंदर ले जाती है जलभृत, जिसको एक्वाफर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप आने का कारण क्या है? भूकंप आने का कारण यहाँ हम लोग देखेंगे। भूकंप आने का कारण क्या है? तो पृथ्वी की विवर्तनिकी प्लेटों, टेक्टोनिक प्लेटों की गति से। कि भूकंप का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का हिलना डोलना। पृथ्वी का हिलना डोलना को ही हम क्या कहेंगे? भूकंप कहेंगे। वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, तो वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ क्या चीज़ से होता है? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया द्वारा होता है। जब प्लेट टेक्टोनिक क्रिया में क्या होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो भूकंप आता है, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटते हैं तो भूकंप आता है, अर्थात प्लेट एक दूसरे के आजू बाजू से गुजरते हैं तो भूकंप आता है। देखेंगे कि यहाँ एक प्लेट एक दूसरे से क्या हो रहा है? सबमर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो यहाँ पर्वत का निर्माण होगा, तो इस मार्जिन पे भी क्या आएगा? भूकंप आएगा। दो प्लेटें जब एक दूसरे से अलग होते हैं, जब दूसरे से अलग होते हैं तो भी इस मार्जिन पर क्या आएगा? भूकंप आएगा। अर्थात यहाँ से मैग्मा निकलेगा और लावा के निर्माण से द्वीप या कटक का निर्माण होगा। यहाँ देखेंगे जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास से गुजर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस क्षेत्र में भी क्या आएगा? भूकंप आएगा। तो ये सब क्रिया क्या हो रही है? तो प्लेट विवर्तनिकी क्रिया है। प्लेट विवर्तनिकी क्रिया द्वारा भूकंप का कारण होता है। ठीक है जी। अब यहाँ भूमिगत परमाणु विस्फोट भी दिया हुआ है। भूमिगत परमाणु विस्फोट ऊपर में दिया हुआ पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ग्लोबल वार्मिंग से भूकंप का कोई लेना देना नहीं है। अब भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण की बात जहाँ तक की जा रही है, तो ये एक मानवीय घटना होगी ये। ठीक है, तो भूमिगत परमाणु विस्फोट से ये इसे क्या है कि हम नेचुरल नहीं कह सकते हैं, प्राकृतिक नहीं कह सकते हैं। तो सबसे उत्तम आपके सही उत्तर क्या होंगे? बी होंगे। कि भूकंप आने का मुख्य कारण क्या होता है? पृथ्वी की विवर्तनिकी प्लेट, ये आपके मुख्य कारण होगा। ठीक है जी, सही उत्तर आपके बी होंगे। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी देख लिया जाए। समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक, समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है। ठीक है, समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है। क्योंकि समुद्र के जंतु लवण उत्पन्न करते हैं? बिल्कुल नहीं। समुद्र के चारों ओर हवा वायु लवणीय होती है? नहीं। नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है। यही आपके क्या होंगे? सही उत्तर होंगे। कि जो भी नदियां हैं वो
पृथ्वी के सतह पर प्रवाहित होती है और विभिन्न क्षेत्रों से प्रवाहित होती हुई ये कहाँ मिल जाती है, तो किसी सागर या महासागर में मिलती है। तो जो लवणीय पदार्थ है वो अपने साथ बहाकर लाकर कहाँ मिलाती है, तो सागर या महासागर में, जिसके कारण समुद्र का लवणता में वृद्धि हो जाता है। तो मुख्य कारण क्या है, नदियाँ। नदियाँ पृथ्वी से लवण बहा कर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है। तो सही उत्तर इसके क्या होंगे, सी होंगे। सी इज योर राइट आंसर। ठीक है जी। जहाँ जैसे रिवर कैरी अवे सॉल्ट फ्रॉम द अर्थ एंड डंप देम इन द सी, आपके सी सही उत्तर हो रहे हैं। नेक्स्ट आंसर देखा जाए, नदियों के किनारे वृक्ष क्यों लगाए जाते हैं। नदियों के किनारे वृक्ष क्यों लगाए जाते हैं, बाढ़ रोकने के लिए, छाया के लिए, अपरदन को रोकने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे नदियों के किनारे वृक्ष क्यों लगाए जाते हैं, सही उत्तर इसके होंगे अपरदन को रोकने के लिए। ठीक है, टू प्रिवेंट इरोजन, आपके सही उत्तर क्या होंगे, जैसे बाढ़ रोकने के लिए, तो बाढ़ रोकने के लिए नदी के किनारे जो लगाई जाती है, ठीक है, इससे बाढ़ तो रोका जाता है। बाढ़ क्या रोकेगा, मृदा अपरदन को रोका जाता है। वृक्ष लगाए जाते हैं नदियों के किनारे ताकि मृदा अपरदन न हो, मृदा अपरदन को रोकने के लिए लगाई जाती है। लेकिन यहाँ नदियों के किनारे वृक्ष क्यों लगाए जाते हैं, तो मुख्य कारण क्या होता है, अपरदन को रोकने के लिए। बाढ़ को रोकने के लिए हम क्या है कि वृक्ष नहीं लगाते हैं, बाढ़ वृक्ष को नहीं रोक सकता है। ठीक है, अपरदन को रोकने के लिए वृक्ष लगाई जाती है। सी आपके क्या होंगे, सही उत्तर होंगे 77 के सी। किसी को कोई दिक्कत? मुझे आप लोग का कमेंट्स भी नहीं दिख रहा है, काफ़ी दूर है। ठीक है जी, काफ़ी दूर होने के कारण नहीं दिखा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस में आते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। पर्यावरणीय, ठीक है, एनवायरमेंटल पर्यावरणीय संकट माना जाता है, यूकैलिप्टस को माना जाता है। यूकैलिप्टस एक ऐसा वृक्ष है जहाँ भी होता है तो जल के स्तर को, जमीनी जल के स्तर को काफी नीचे तक ले जाता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नकारात्मक माना जाता है। किसको, तो आपके यूकैलिप्टस वृक्ष को। ठीक है, सही उत्तर आपके क्या होंगे, सी होंगे। ठीक है, यूकैलिप्टस, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाए, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर गठन सर्वप्रथम कब हुआ था। सर्वप्रथम कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर आपके क्या होंगे, 1956 होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में सबसे पहले भाषाई के आधार पर राज्य का गठन किया गया था। तो वैसे देखा जाए तो राज्य का गठन आंध्र प्रदेश में 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। लेकिन एक एक्ट के आधार पर इसे 1956 में 1956 ईस्वी में इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। किसे, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी। और वैसे देखा जाए तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का शुरुआत 1950 में कर दिया गया था। वहाँ के लोगों द्वारा राज्य के गठन का शुरुआत 1950 में कर दिए थे। ठीक है। दूसरा, 1952 में एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका नाम था पोटी श्री लंगू, ऐसे नाम था, पोटी श्री मुल्ल, जिनका देहांत 1952 में हुआ था। ठीक है, 1952 में हुआ था। और 1953 में आपके आंध्र प्रदेश को अलग करने की बात कही गई और 1956 में अंततोगत्वा इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। किसके आधार पर,
तो भाषा के आधार पर। तो इसके सही उत्तर 1956 होंगे, 1956 इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट देखा जाए, अक्टूबर की गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर की गर्मी का प्रमुख कारण ऊंचा तापमान तथा ऊंची आर्द्रता, नहीं। शुष्क गर्म मौसम, नहीं। पवनों की अत्यंत न्यून गति। अब इसमें उच्च तापमान तथा ऊंची आर्द्रता, शुष्क गर्म मौसम, पवनों की अत्यंत न्यून गति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होगा आपके हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। ये ऊंचा तापमान तथा ऊंची आर्द्रता के कारण अक्टूबर की गर्मी कहा जाता है। चूंकि अक्टूबर माह जो होता है वो लौटती हुई माह का अंतिम समय होता है। तब हमारे वायुमंडल में अर्थात पवन में आर्द्रता, नमी बनी रहती है। तो नमी बनने के कारण हमारे पवन में आर्द्रता रहता है और उस वक्त ताप भी क्या है, अधिक रहता है। ताप क्या है, जनरली उतना ताप नहीं, फिर भी ताप रहता है और वहाँ से ताप घटना हमारे भारत में कम हो जाता है अक्टूबर। इसीलिए इसे अक्टूबर की गर्मी कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त मानसून लौटती है। मानसून लौटना तो सितंबर में ही शुरू कर देता है, लेकिन मुख्य रूप से मानसून हमारे भारत से अक्टूबर तक लौट जाती है। लेकिन हवा में, पवन में नमी बना रहता है, जिसका मुख्य कारण आर्द्रता होता है, उच्च आर्द्रता बना रहता है और गर्मी भी काफी होता है, वहाँ ताप भी ऊंच रहता है। तो सही उत्तर इसके क्या होंगे, ऊंचा तापमान तथा ऊंची आर्द्रता। अक्टूबर की गर्मी का प्रमुख कारण क्या होगा, तो ऊंचा तापमान तथा ऊंची आर्द्रता, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। इसके सही उत्तर आपके ए होंगे। ठीक है, 80 के क्या होंगे, ए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, खैरा बीमारी, खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है। कौन सी फसल इस बीमारी के से सबसे अधिक प्रभावित है? तो ये होगा आपके चावल। ये चावल, क्योंकि इस बीमारी से चावल के पत्ते जो होते हैं पीलापन होने लगते हैं, पीला होने लगते हैं। ठीक है, पीला होने के बाद में इसके फसल जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। इसे सुधार करने के लिए जिंक फॉस्फेट की छिड़काव की जाती है, जिससे इसकी रक्षा की जाती है। ठीक है, तो ये जिंक की कमी के कारण, ये देखिए जस्ते की कमी से होती है। कौन सी बीमारी चावल में? तो खैरा नामक बीमारी होती है। खैरा नामक बीमारी होती है आपके चावल में, जिसको जिंक डिफिशियंसी कहा जाता है। ठीक है, जिंक डिफिशियंसी के कारण होता है, क्योंकि जिंक की मात्रा कम हो जाती है। तो जिंक का छिड़काव कर या फिर मृदा में जिंक को मिलाकर उसकी बीमारी को सुधारी जाती है। ठीक है जी, तो ये खैरा नामक बीमारी आपको याद रखना है कि किस में होती है, तो मुख्य रूप से चावल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सब जनजाति हैं। एक तरफ में क्षेत्र दिया हुआ है, तो किर्गिज जनजाति ये आपके मध्य एशिया में होगा, बुशमैन आपके कालाहारी में होगा, एनु जनजाति आपके जापान में पाई जाएंगी और बद्दू जनजाति आपके अरब में होंगे। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, यानी सी का 1, सी का 1। ठीक है जी, बद्दू आपके 2, यानी कि सही उत्तर आपके क्या हो रहे हैं, तो सी हो रहे हैं। ये जनजाति और क्षेत्र दिया हुआ है, इसका मिलान किया गया है। आप सही उत्तर किसे चुन सकते हैं, सी को। सी इज योर राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? ट्रांसजेनिक फसल, ठीक है, इसमें जीन को ट्रांसफर किया जाता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा। आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा जीन को ट्रांसफर किया जाता है किसी दूसरे फसल में, और वो इसमें से पालक एक ऐसा फसल है जिसमें
जिसमें ट्रांसजेनिक नहीं होता है, यानी अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा इसमें जीन का ट्रांसफर नहीं किया जाता है। तो उदाहरण नहीं है पूछा जा रहा है तो पालक होगा, ठीक है, पालक होगा, जिसे स्पिनच कहा जाता है, पालक। और वैसे बैगन और टमाटर में खूब इसमें ट्रांसजेनिक किया जाता है, ठीक है, इसे ट्रांसजेनिक किया जाता है टमाटर और बैगन में। इसमें अनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा जीन को चेंज किया जाता है बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, बैगन और टमाटर में किया जाता है, परंतु पालक में नहीं किया जाता है। बी इसके क्या होंगे, सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत में असुरक्षित प्रजाति, असुरक्षित प्रजाति आपके क्या क्या होंगे, तो एक होगा एशियाई हाथी, दूसरा होगा गांगेय डॉल्फिन, और काला हिरन की जहां तक हम लोग बात करें तो इसको एक एक्ट बनाया गया है, ठीक है, वाइल्ड एक्ट 1972 के माध्यम से इसे सुरक्षित किया जा रहा है, संरक्षित दिया जा रहा है। तो काला हिरन को हम असुरक्षित प्रजाति में नहीं रखेंगे, परंतु एशियाई हाथी और गांगेय डॉल्फिन को रखा जाता है। एशियाई हाथी का बहुत शिकार किया जा रहा है, गैर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उसका शिकार किया जा रहा है, इसलिए ये असुरक्षित है। गांगेय डॉल्फिन की जहाँ तक बात करें तो यहाँ फिशिंग के द्वारा, फिशिंग जहाँ की जाती है वहाँ नेट में फंस करके, जाल में फंस करके, मछली मारने वाली जाल में फंस करके इनकी क्या है, हत्याएं हो रही है। तो ये भी क्या है, असुरक्षित प्रजाति की श्रेणी में आ रही है, ठीक है। रेड लिस्ट में इसे भी रखा गया है, गांगेय डॉल्फिन को और एशियाई हाथी को रखा गया है। डैट मीन्स ए और बी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हम क्या मानेंगे, सही मानेंगे, यानी कि डी आपके क्या होंगे, सही उत्तर होंगे, ठीक है। एशियन एलिफेंट एंड गैंगेटिक डॉल्फिन, ए एंड बी को रखेंगे, मोर देन वन ऑफ द above. D is your right answer here. कुमारी अंकिता सिंह, मनु यादव, थोड़ा सा कम दिख रहा है क्योंकि काफ़ी दूर में आपके लगाए गए हैं ये, ठीक है। चलिए फिर हम लोग 84 का सही उत्तर क्या माने, डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाए। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में किन राज्यों को कवर करता है, किन राज्यों को कवर करता है सरदार सरोवर बांध। तो इसका निर्माण किया गया है नर्मदा नदी पर इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। तो इसके सही उत्तर क्या होंगे, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यही आपके सही उत्तर होंगे, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र है, बट गोवा नहीं है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं पंजाब नहीं है, लेकिन गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है एवं मध्य प्रदेश है। इसके सही उत्तर क्या होंगे, ए होंगे। ए इज योर राइट आंसर हियर। सरदार सरोवर बांध से इन सभी राज्यों को क्या क्या मिलता है, तो आपको क्या क्या, तो सिंचाई की जाती है, ठीक है जी, सिंचाई एक काम हो गया। दूसरा तो इनको जल विद्युत उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी उपलब्ध कराई जाई जाती है, सिंचाई कराई जाती है, और पेयजल की उपलब्धता कराई जाती है। किनको, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। इरिगेशन कराया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ ओरिजिन किया जाता है, और आपके ड्रिंकिंग वाटर भी बनाई जाती है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश को कवर करता है कौन, सरदार सरोवर बांध, जिसका निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है, ठीक है। सही उत्तर आपके क्या होंगे, ए होंगे। ए इज योर राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाए।
भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण, देखेंगे प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, 1401 के लिए ISO प्रमाणन है। तो किसके पास है देखते हैं, तो NTPC के पास में है। NTCP क्या होता है ये, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं NHPC का फुल फॉर्म क्या होगा आपके, तो नेशनल हाइड्रो पावर, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यहाँ लिखेंगे ज़्यादा बेटर होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ठीक है जी। और आपके HAL का फुल फॉर्म होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। अब देखते हैं कि 14001 के लिए ISO प्रमाणन किया गया है, तो किसको किसको किया गया है, तो NTCP को और NHPC, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या चीज से रिलेटेड है, तो शक्ति से, पावर से रिलेटेड है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। बट HAIL इसका फुल फॉर्म हो रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ये एक आपके विमान से, ये देखेंगे विमान से संबंधित है। तो विमान से जब ये संबंधित है तो इसका कोई रोल आपके पावर में नहीं है, इसीलिए B नहीं होगा, आपके A और C सही उत्तर होंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी D इसके क्या होंगे, तो सही उत्तर होंगे D इज योर राइट आंसर। HAIL ये किससे संबंधित है, तो विमान से संबंधित है, ठीक है जी। ये कोई आपके शक्ति से यानी कि पावर से संबंधित नहीं है, तो इसे हम नहीं रखते हैं। इसको कोई प्रमाण इस प्रकार का नहीं मिला है। 14001 का ISO, ठीक है, ISO के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है, क्योंकि ये एक क्या है, तो विमान है, विमान से संबंधित है, एयरक्राफ्ट से संबंधित है, ठीक है जी। तो आपके A और C सही उत्तर होंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। D इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था, तो आज़ादी के बाद सबसे पहले कांडला को बनाया गया था, क्योंकि आज़ादी के बाद 1947 में जब पाकिस्तान से विभाजन हुआ तो कराची बंदरगाह से ही हमारे भारत का भी यूरोपियन देशों के साथ में कारोबार किया जाता था। जब विभाजन हुआ तो इस कांडला बंदरगाह को सबसे पहले आज़ादी के बाद बनाया गया। ये पहले से ही मौजूद था, लेकिन कांडला को आज़ादी के बाद में बनाया गया था, ठीक है। अब इसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, बंदरगाह के नाम से जाना जाता है इसको, कांडला को। इसकी सही उत्तर क्या होगी, इस प्रश्न के सही उत्तर आपके क्या होंगे, कांडला होंगे, जो गुजरात राज्य में स्थित बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। ये देखेंगे यहाँ मैं कुछ बंदरगाह को जो क्वेश्चंस में दिया गया है उसको मैं शो कर देता हूँ यहाँ। ये देखेंगे मैंगलोर बंदरगाह आपके कहाँ होंगे, तो ये कर्नाटक में होगा, ये कर्नाटक में होगा। फिर कांडला बंदरगाह आपके कहाँ होंगे, तो यहाँ होंगे कांडला बंदरगाह। उसके बाद मुंबई बंदरगाह आपके यहाँ होंगे,
ठीक है, ये है आपके कांडला, कांडला बंदरगाह। ये होगा आपके मुंबई, मुंबई बंदरगाह। और ये आपके होगा मैंगलोर बंदरगाह, मैंगलोर बंदरगाह। ठीक है, ये कर्नाटक में है, ये महाराष्ट्र में है और ये गुजरात में। यहाँ 3 बंदरगाह के विषय में पूछा गया है। सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, 87 का बी। नेक्स्ट देखते हैं, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन नदी पेरिस, ठीक है, पेरिस से होकर बहती है। और ये फ्रांस, फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी है आपकी कौन? तो पेरिस। और इसी से सीन नदी बहती है। लंदन से कौन सी बहती है? तो थेम्स नदी बहती है, थेम्स नदी। ये देखेंगे, थेम्स नदी, लंदन, थेम्स नदी पे ही लंदन स्थित है। रोम नदी की बात कहें तो ये टीबर नदी है, टीबर, ये आपके इटली में है। टीबर नदी के तट पर स्थित है रोम, रोम इटली की राजधानी है। ठीक है जी, ये सभी के सभी क्या है? किसी देश के राजधानी है। जैसे लंदन की राजधानी, लंदन राजधानी है इंग्लैंड की, जो थेम्स नदी पर अवस्थित है। रोम इटली की राजधानी है, जो टीबर नदी पर अवस्थित है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, जो आपके सीन नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो सही उत्तर इसके क्या होंगे? तो बी होंगे, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाए। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? भारत से की किस सीमा, अब बांग्लादेश की हम बात करें तो इसमें कितने राज्य होंगे? तो 5 राज्य मिलता है। एक हम ले लेंगे वेस्ट बंगाल, ठीक है जी, पश्चिम बंगाल, ठीक है। दूसरा लेंगे हम लोग असम, असम होता है। तीसरा हम लेंगे मेघालय, मेघालय। चौथा हम ले लेंगे त्रिपुरा, ये त्रिपुरा, ठीक है। और पांचवा आपके होंगे मिजोरम, मिजोरम। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से आ रहे हैं। आपके मिजोरम मिलता है, ठीक है, लेकिन नागालैंड इसमें नहीं है, तो नागालैंड नहीं मिलता है। मणिपुर भी नहीं लगती है बांग्लादेश की सीमा से, तो 2 है इसमें, ना ही मणिपुर लगती है ना ही नागालैंड लगती है। तो ये दोनों के दोनों आपके क्या है? नहीं लगती है। तो बी और सी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि सही उत्तर आपके क्या होंगे? डी होंगे। ना ही नागालैंड लगती है और ना ही मणिपुर। ठीक है, लगती कौन है सीमा से बांग्लादेश के? तो मिजोरम लगती है। ठीक है जी, ये मिजोरम लगती है। तो सही उत्तर नहीं पूछा जा रहा है, नहीं लगती है, तो नागालैंड और मणिपुर, बी एंड सी। दैट मीन्स कि उपयुक्त में से एक से अधिक, डी आपके क्या होंगे? सही उत्तर होंगे। कौन कौन सी लगती है यहाँ लिख दिया गया है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 89 का। क्या सही उत्तर होगा? डी होगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ठीक है, तो सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है और सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य इंगित करता है? तो पूर्व में होगा आपके अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में होगा गुजरात। आपके बी सही उत्तर है। काफ़ी इजी है ये, ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजी है ये। नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से गुजर, साउंड का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है किसी को? मुझे दिख नहीं रहा है ठीक से, यही प्रॉब्लम हो जा रहा है काफ़ी दूर होने के कारण। साउंड का कोई प्रॉब्लम आप लोग लिख भी रहे हैं तो दूर होने के कारण नहीं दिख रहा है। कमिंग, साउंड प्रॉब्लम आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो।
ठीक है। चलिए जी, हम लोग ये वाला क्वेश्चंस करते हैं। जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरात है, माने गुजरती है। जवाहर सुरंग निम्नांकित में से किस दर्रे से संबंधित है? तो ये है आपके बनिहाल दर्रे से संबंधित है। और ये पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है आपके बनिहाल दर्रा। इसी दर्रा से आपके जवाहर सुरंग से होकर गुजरती है क्या? तो बनिहाल दर्रा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये स्थित है आपके बनिहाल। जोजिला दर्रा भी आपके जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है जी, ये भी आपके किधर मिलेंगे? जम्मू व कश्मीर में। जम्मू व कश्मीर में आपके जोजिला भी है। काराकोरम आपको कहाँ मिलेगा? तो ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में काराकोरम दर्रा मिलेगा, जो तिब्बत या चीन जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। ये बनिहाल हमारे भारत के अंदर जम्मू और कश्मीर से लेह को जोड़ती है। ठीक है, जोजिला दर्रा जो है ये पाकिस्तान जाने का मार्ग बनाती है। जोजिला दर्रा जो जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है जी, सही उत्तर इसके क्या होंगे? ए होंगे, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। ठीक है जी, 91 का ये सही उत्तर होगा। आज थोड़ा ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है माइक को लेकर के, थोड़ा देख लेंगे आप लोग। ठीक है जी, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है पूछी जा रही है, तो सही नहीं है, देखते हैं कौन सी कथन सही नहीं है। हिमालय पर्वत में अधिकांश नवीन चट्टानें हैं, तो ये बिल्कुल सही है। हिमालय का उत्थान प्लियोसीन तथा प्लिस्टोसीन काल में हुआ है, ये भी सही है, क्योंकि इसका काल क्या है? तो प्लियोसीन और प्लिस्टोसीन। प्लियोसीन से शुरू हुआ है, ठीक है, और ख़त्म कहाँ हुआ है? प्लिस्टोसीन में। प्लियोसीन से शुरू होता है हिमालय का उत्थान और ख़त्म होता है प्लिस्टोसीन में, तो वो भी सही है। हिमालय पर्वत में अधिकतम आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, तो यहाँ आग्नेय चट्टान नहीं होगा, क्योंकि आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से होता है, और हिमालय पर्वत में किसी प्रकार का ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ है। यहाँ दो प्लेटों के टकराव से वलित पर्वत का निर्माण हुआ है, तो यहाँ आग्नेय चट्टान नहीं, यहाँ अवसादी चट्टान आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे? गलत होंगे। आपके आग्नेय चट्टान नहीं पाई जाती है, ये गलत है। तो आपके इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर क्या होगा? हिमालय पर्वत में अधिकतम आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, जो नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यही आपके क्या होंगे? सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है? तो सी सही नहीं है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? नीलगिरी पे है, कानन देवन पर भी है। ये दोनों के दोनों आपके तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। लेकिन गिरनार पर चाय बागान नहीं है, क्योंकि ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। ये गुजरात में स्थित एक पठार है, जिसे गिरनार पठार के नाम से जाना जाता है। इस पर किसी प्रकार की चाय की खेती नहीं की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। कानन देवन और नीलगिरी ये एक ही जगह है। नीलगिरी का ही एक भाग है जिसका नाम है कानन देवन, और नीलगिरी आपके तमिलनाडु, जहाँ पे चाय की बगान है। कानन देवन में भी है, लेकिन गिरनार में नहीं है। गिरनार कहाँ है? तो गुजरात में है। सही उत्तर क्या होंगे? सी होंगे। नेक्स्ट देखा जाए, निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु की सहायक नहीं है वह है? चिनाब नदी है, सिंधु की सहायक है। गिलगिट भी है,
गिलगिट भी है और झेलम नदी ये भी है। ये आपके ए बी सी तीनों के तीनों क्या हैं, तो सहायक नदी हैं। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा नहीं है, तो नहीं है में से उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके सही उत्तर क्या माना जाएगा, ई आपके क्या माना जाएगा, सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, अब चेनाब की बात करें तो देखेंगे ये है आपकी सिंधु नदी। ये सिंधु नदी है और इसमें कई नदियां आ करके, ये देख पा रहे हैं कि कई नदियां इसमें आ करके मिल रही है। और ये सभी नदियां, ये जो सभी नदियां हैं ये पंजाब में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। एक यहाँ पर गिलगिट नदी मिलेगी जो इस तरफ से आ रही है, तो ये भी क्या है, सहायक नदी है। मुझे इसी नदी को दिखाना था और ये नदी है गिलगित। ठीक है जी, ये गिलगित नदी है जो सिंधु नदी की सहायक है। यही आपकी क्या है, तो सिंधु नदी है। सिंधु नदी को हमने यहाँ दिखाया। झेलम की बात करें तो आपके झेलम ये है, ये झेलम नदी है। ठीक है, और ये आपके चिनाब नदी है, चिनाब नदी है। ठीक है, ये आपके रावी नदी है और ये आपकी ब्यास नदी होगी, ये ब्यास नदी होगी। और ये सतलज, ये सतलज नदी होगी। तो इसमें चिनाब और झेलम तो सिंधु नदी की सहायक है, तो गिलगित भी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और ये आपके तिब्बत से नदियां आ रही है। ये नदी को कई बार बनाया गया है, तो इसमें सही उत्तर क्या होंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें सभी के सभी हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी के सभी हैं। ठीक है, तो ई इसके क्या होंगे, सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट देखा जाए, गंगा नदी उदाहरण है, क्या उदाहरण है, तो पूर्ववर्ती अपवाह नदी का तंत्र का ये गंगा नदी उदाहरण है। तो पूर्ववर्ती क्या होता है, एंटीसीडेंट रिवर होता है, जिसको हम प्रीसीडिंग रन ऑफ भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि हिमालय के उत्थान के पूर्व, हिमालय के उत्थान के पूर्व ये नदियां थी। और यही नहीं, गंगा भी थी, सिंधु भी थी, ब्रह्मपुत्र भी थी, सतलज भी थी। ठीक है, ये सभी नदियां को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है, क्योंकि हिमालय के उत्थान के पहले से ये नदियां प्रवाहित हो रही है। और हिमालय श्रेणी को या हिमालय पर्वत श्रेणी को काट काट करके ये आज जहां प्रवाहित हो रही है उसी तरह प्रवाहित हो रही है। तो इसे कहा जाता है पूर्ववर्ती अपवाह, जिसे इंग्लिश में यहाँ कहा गया है प्रीसीडिंग रन ऑफ। और इसे कहा जाता है एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर का मतलब होता है कि ये हिमालय का उत्थान हो रहा है। ये मान लीजिए हिमालय का उत्थान हो रहा है और ये नदी पहले से ही विराजमान थी। ये नदियां जो है पहले से ही विराजमान है और इस नदी के मार्ग में ही क्या है कि ये पहाड़ का उत्थान होने लगा। अब इस नदी को काट करके ये नदी निकल जाती है। ये नदी क्या है, निकल जाती है और ये दो पर्वत, एक पर्वत से दो पर्वत का निर्माण हो गया। इसी को कहा जाता है पूर्ववर्ती नदी। इसे कहा जाता है पूर्ववर्ती नदी। ठीक है, तो पूर्ववर्ती नदी में कौन कौन सी नदियां आती है तो उसे देख लेते हैं। पूर्ववर्ती नदी में जैसे एक गंगा नदी को रखेंगे, एक गंगा नदी, दूसरा रखेंगे सिंधु नदी। ये देखेंगे सिंधु नदी भी पूर्ववर्ती नदी है। फिर रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी भी आपके क्या है, तो पूर्ववर्ती नदी है। उसके बाद में सतलज नदी को भी रखेंगे, ये भी पूर्ववर्ती नदी है। उसके बाद आप यहाँ पर गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे आपके गंडक। ठीक है जी, गंडक नहीं, कोसी का ही एक नदी सहायक नदी है।
अब यहाँ चार ही याद रखेंगे, गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी। ये सभी नदी क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब होता है कि हिमालय के उत्थान के पहले से ही ये नदी प्रवाहित हो रही थी। ठीक है, हिमालय का उत्थान हुआ तो उस पर्वत श्रेणी को ये काट काट करके अपना मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, उसी को कहा जाता है पूर्ववर्ती नदी। अनुवर्ती अफवाह का मतलब होता है कि कोई नदी आकर के मुख्य नदी में मिल जाए, उसे अनुवर्ती नदी कहा जाता है। क्रमवर्ती अफवाह होता है कि एक ही क्रम में वो प्रवाहित हो रही है। जैसे भारत के दक्षिण भारत के अधिकांशतः नदियां क्या है? तो आपके क्रमवर्ती अफवाह है। क्रमवर्ती अफवाह एक ही क्रम में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो वैसे इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। गंगा नदी उदाहरण क्या चीज की है? तो पूर्ववर्ती अफवाह की है। नेक्स्ट देखते हैं, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ काली मिट्टी की बात की जा रही है, तो असत्य क्या है? काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, ये बिल्कुल सही है। इनमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, ये भी समय है। नमी, ये भी आपके सही है, क्योंकि नमी धारण करने की क्षमता काली मृदा में होती है। ठीक है, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। अब इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, यही क्या है? गलत है, क्योंकि इसकी जुताई कम करनी पड़ती है। ठीक है, कम करनी पड़ती है, क्योंकि इस मिट्टी को स्वयं जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। काली मृदा को स्वयं जुताई वाला मृदा कहा जाता है, क्योंकि जैसे इस पे जल पड़ता है ये अपने आप जैसे लगता है कि जुताई हो गई। ठीक है, तो इस मृदा को बहुत कम जुताई की जाती है, बहुत जुताई की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे एलुवियल जो होता है, जलोढ़ मृदा की जुताई या फिर आपके पीली और लाल मृदा की जुताई अधिक की जाती है, लेकिन काली मृदा की जुताई बहुत कम करनी पड़ती है। यही आपके क्या है? गलत है। तो गलत ही पूछ रहा है कि कथन असत्य है, तो असत्य आपके क्या होंगे? सी होंगे। सी, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, अधिक नहीं कम करनी पड़ती है। ठीक है जी, आपके सी क्या होंगे? सही उत्तर होंगे। तो सी को लेकर चलते हैं सही उत्तर में। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है तो मालवा पठार में, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। अब यहाँ भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर की बात होगी, तो आपके सही उत्तर शिवालिक पहाड़ी के पाद क्षेत्र में होगा। फुट हिल्स, शिवालिक के फुट हिल्स क्यों हैं? क्योंकि ये ले लेंगे, ये हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी है और सबसे निचला भाग जो होगा यही होगा आपके शिवालिक। ठीक है, शिवालिक होगा। तो शिवालिक जो पर्वत है वहाँ नदियाँ अब मैदानी भाग में आती है, तो यहाँ पर जो ढाल होता है वो थोड़ा तीव्र होता है। तो तीव्र ढाल के कारण शिवालिक के पाद पर अपरदन ज्यादा होता है, एक कारण। दूसरा क्या है कि यहाँ वर्षा भी काफी मात्रा में होता है। मानसूनी वर्षा शिवालिक के पाद पर अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ मृदा का अपरदन भी अधिक होता है। तो सही उत्तर हम क्या मानेंगे? शिवालिक के पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। ठीक है, ये मान लीजिए आपके हिमालय पर्वत श्रेणी है और ये नीचे वाला भाग जो है यही आपके क्या है? शिवालिक है। यही है आपके शिवालिक। तो शिवालिक के ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है ये काफी अपरदन होता है। ठीक है, ये काफी अपरदन होता है। मालवा का पठार और मेघालय पठार में भी अपरदन होता है। वर्षा के कारण यहाँ भी अपरदन होता है। जैसे मालवा के पठार, तो मालवा के पठार में उतनी वर्षा नहीं होती है, लेकिन मेघालय के पठार में वर्षा के कारण अपरदन होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अधिक तीव्रता से अपरदन होने वाले इसमें कौन है? तो शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। शिवालिक, क्योंकि यहाँ समस्या गंभीर पूछी जा रही है, मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। ठीक है,
तो यहाँ मृदा अपरदन कम होते हैं बट कम होते हैं, और वहाँ बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो एक समस्या बनी हुई है, गंभीर समस्या बनी हुई है। कहाँ? तो शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। ठीक है, तो इसके सही उत्तर क्या होंगे? बी होंगे। बी इज योर राइट आंसर ऑफ 97। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाए। सूची बांध परियोजना को सूची राज्य के कुट से आधार पर सुमेलित कीजिए। यहाँ बांध परियोजना की बात की जा रही है, यहाँ सूची है और यहाँ राज्य है। ये सब बांध का नाम है, वो राज्य है। तो रिहंद, अब रिहंद बांध कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। उकाई बांध आपको कहाँ मिलेंगे? तो गुजरात में। हीराकुड बांध आपको किस राज्य में मिलेंगे? ओडिशा में। और कोयना बांध आपको कहाँ मिलेंगे? महाराष्ट्र में। ये भी इजी है। तो ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4, सी का 1 और डी का 2 आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाए। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है तो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। आपके साइक्लोन से आता है। तटवर्तीय क्षेत्र में जो साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है, तो आंध्र प्रदेश के तट को काफी हद तक नुकसान पहुंचाता है। दूसरी आपदा है सूखा। सूखा आपदा है जो आंध्र प्रदेश के आंतरिक भाग में सूखा बहुत ज्यादा होता है। उसी तरह उड़ीसा के तट पर भी चक्रवात के कारण यहाँ भी आपदाएं आती है, जिसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। और उड़ीसा के आंतरिक क्षेत्र में कई जिला सूखाग्रसित रहते हैं, तो यहाँ भी आपदा आता है, प्राकृतिक आपदा यहाँ भी है। और हम बिहार की बात करें तो यहाँ बाढ़ इसकी एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ इसकी एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा है। तो वैसे देखा जाए तो आपके आंध्र प्रदेश, बिहार और ओडिशा सभी में क्या है? प्राकृतिक आपदा आते हैं। तो सही उत्तर इसके क्या होंगे? उपयुक्त में से एक से अधिक। डी आपके क्या होंगे? सही उत्तर होंगे। डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, 99 का सही उत्तर क्या होंगे? डी होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाए। भारत का अधिकांश लौह अयस्क प्राप्त होता है, तो लौह अयस्क सबसे अधिक आपके धरवार क्रम की चट्टानों में होता है, क्योंकि धरवार क्रम की चट्टानें हमारे भारत के दक्षिणी भाग में कई राज्यों में विस्तृत है। जो राज्य खनिज पदार्थों के लिए संपन्न राज्य माना जाता है, और उन सभी राज्यों में जो चट्टान का क्रम है वो क्या है? तो धारवाड़ क्रम के चट्टान है। धारवाड़ क्रम के चट्टान है। जैसे आप इसे ले सकते हैं कि छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग वो भी गोंडवाना और धारवाड़ क्रम के चट्टान वहाँ पाई जाती है। आप यदि आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में आते हैं तो वहाँ भी आपके धारवाड़ क्रम के चट्टाने पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चट्टान जो है आपके लौह अयस्क के लिए बहुत बहुत ही लाभदायक है। और यहाँ पे जो लौह अयस्क मिलते हैं इस चट्टान में, तो आपके हेमेटाइट देखेंगे, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क सबसे अधिक आपको किस क्रम के चट्टान में पाए जाते हैं? तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क की सबसे ज्यादा खनन की जाती है। ठीक है जी। तो सही उत्तर आपके क्या होंगे? ए होंगे। ए इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 100। नेक्स्ट देखा जाए। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है, तो किससे किया जाता है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा। अब देखेंगे सही उत्तर इसका ये हो रहा है, क्योंकि इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड ये आपके क्या करता है? तो प्रोडक्शन
ये क्या करता है, तो आपके ऑयल का प्रोडक्शन करता है और साथ साथ में ये आपके ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, यानी कि ये उत्पादन भी करता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड तेल का उत्पादन भी करता है और उसे परिवहन भी करता है अन्य क्षेत्रों में या अन्य देशों में। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। अब हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो ये मुख्य रूप से आपके क्या चीज पर निर्भर है, तो ये है आपके रिफाइनरी पर। ठीक है, ये रिफाइनरी करता है और दूसरा ये क्या करता है, तो मार्केटिंग करता है। ठीक है, मार्केटिंग करता है। ये दो संस्था हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा रिफाइनरी और मार्केटिंग की जाती है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा भी रिफाइनरी एंड मार्केटिंग की जाती है, परंतु ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रोडक्शन और साथ में ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। तो सही उत्तर इसके क्या होंगे, सी होंगे। 101 का सही उत्तर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के अधिकांश जल विद्युत शक्ति गृह किस नदी प्रणाली पर निर्मित है, तो ये है आपके गंगा यमुना, सही है। सिंधु पर भी आपके जल विद्युत शक्ति गृह प्रणाली स्थित है, सिंधु भी होगा और ब्रह्मपुत्र ये भी होगा, यानी कि तीनों के तीनों पर अधिकांश जल विद्युत शक्ति गृह का प्रणाली का निर्माण किया गया है, यानी गंगा यमुना भी होगा, सिंधु भी होगा, ब्रह्मपुत्र होगा। गंगा की बात करें तो इसकी भागीरथी नदी पर टिहरी डैम का निर्माण किया गया है। इसी तरह सिंधु नदी पर सुवर्णश्री, ऐसे बहुत सारे आपके ये ब्रह्मपुत्र नदी पर सुवर्णश्री डैम का निर्माण किया गया है, जहां से बिजली उत्पादन की जाती है। और भी बहुत सारे डैम है आपके सिंधु नदी पर, तो बड़े बड़े डैम का यानी कि बांध का निर्माण किया गया है, जिससे जल विद्युत शक्ति गृह का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें से तीनों के तीनों क्या होंगे, सही होंगे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपके क्या होंगे, सही उत्तर होंगे, अर्थात इसका सही उत्तर डी हो रहा है। तीनों ही सही है, तीनों पर ही जल विद्युत शक्ति गृह प्रणाली का निर्माण किया गया है। ठीक है जी, सही आपके डी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखा जाए, उत्तर बिहार का मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है बिहार का मैदान से संबंधित। तो देखते हैं, उत्तरी बिहार के मैदान विभिन्न भागों में बांटा गया है, भाबर, उप तराई, चौर या मंड, बांगर, खागर। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि 4 भागों में बांटा गया है उत्तरी बिहार के मैदान को, जहां पर आपको भाबर भी मिलेगा, तराई भी मिलेगा, बांगर भी मिलेगा, खादर भी मिलेगा। ये 4 प्रकार की मृदाएं जो हैं उत्तरी बिहार में पाई जाती है और लगभग 6 प्रकार की मृदाएं आपके दक्षिणी बिहार में पाई जाती है। टोटल मिलाकर के बिहार में 10 मृदाएं होती है, जिसमें से 4 आपके उत्तरी बिहार में पाई जाती है, जिसका नामकरण किया गया है। ये सही है, ये आपके क्या है, सही है, सत्य है ये। नेक्स्ट देखते हैं, भाबर दलदली भाग है, भाबर दलदली भाग है जो सुमेश्वर पहाड़ की तराई में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा कंकर बालू का निक्षेप है। ये भी सही है, ये पहाड़ की तराई में जलोढ़ पंखों के निक्षेप द्वारा निर्मित हुआ है। यह उत्तरी बिहार के 7 जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में फैला हुआ है। क्या, तो आपके भाबर दलदली क्षेत्र फैला हुआ, पहला वाला भाबर क्षेत्र फैला हुआ 7 जिलों में। ठीक है जी, फिर बांगर क्षेत्र पुराने जलोढ़ का निक्षेप क्षेत्र है। बांगर ये क्या है, पुराने जलोढ़ का निक्षेप क्षेत्र है। इसका विस्तार मुख्यतः बिहार के उत्तरी पश्चिमी मैदानी भाग में है, उत्तरी पश्चिमी मैदानी भाग में है। किसका, तो बांगर क्षेत्र पुरानी जलोढ़ का निक्षेप कहाँ मिलेगा, बिहार के उत्तरी पश्चिमी मैदानी भाग में मिलेगा। दैट कि ये भी आपके क्या है, बिल्कुल सही है। सी में देखते हैं, उत्तरी बिहार के मैदान के पश्चिमी भाग में भूमि की ढाल दक्षिण पूर्व की ओर प्रति किलोमीटर 14 मीटर है,
प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर 14 मीटर क्या है, ढाल जो है नीचे आ जाता है। किधर से? तो पश्चिम से पूरब दिशा की ओर। देख रहे हैं उत्तरी पश्चिमी मैदानी भाग में उत्तरी बिहार के मैदान, यहाँ ये वाला पढ़ेंगे, उत्तरी बिहार के मैदान के पश्चिमी भाग से भूमि की ढाल दक्षिणी पूर्वी भाग की ओर प्रति किलोमीटर कितना? तो 14 मीटर आपके ढाल नीचे हो जाते हैं। तभी तो उधर से नदियां का जल कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, अर्थात आकर के गंगा में मिल जाती है ढाल के कारण। ठीक है, तो ये भी आपके क्या होंगे? सही उत्तर होंगे। तो इनमें देखा जाए उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी इसके क्या होंगे? सही उत्तर होंगे। इसका भी सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है, जितना समय आपको क्वेश्चंस का आंसर देने में नहीं लगेगा, पढ़ने में लगेगा। तो कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है ये, कि सब इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तभी ये आंसर को कर पाएंगे। सभी ये बहुत ही अच्छा दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट में क्या? बिहार का जिला किसका सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश और झारखंड, तो ये है रोहतास। ये रोहतास में है। इसे एटलस में देख करके आप समझ सकते हैं। बक्सर और कैमूर नहीं करता है। ठीक है, बक्सर जो है उत्तर प्रदेश से करता है और आपके कैमूर भी उत्तर प्रदेश से करता है, बट ये दोनों झारखंड से नहीं करता है। झारखंड से और उत्तर प्रदेश से करने वाला एकमात्र बिहार का जिला है, वो है रोहतास जिला। ठीक है जी, सी इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट देखा जाए, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो ये सभी को पता होगा। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार का विभाजन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से आच्छादित है, क्योंकि बिहार के अधिकांश भाग क्या चीज से आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी से। इसे कहा जाता है जलोढ़, यानी कि नवीन जलोढ़ मृदा। इसे हम कह सकते हैं नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो जलोढ़ ही सिर्फ लिख देते हैं, जलोढ़ मृदा का मतलब होता है कि नदी द्वारा बहाकर लाए गए मलबे के निक्षेपण से निर्मित मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। नदी द्वारा लाए गए मलबे के निक्षेपण द्वारा निक्षेपित मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तो सही उत्तर आपके क्या होगा? कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ठीक है जी, जो बिहार में अधिकांश क्षेत्र में आच्छादित है, एलुवियल सॉइल। देखिए यहाँ लिखा है इंग्लिश में बी, एलुवियल सॉइल, क्योंकि हमारे बिहार में पहाड़ी मिट्टी कम पाए जाते हैं, क्योंकि पहाड़ कम है। उसके बाद में रेगुर मिट्टी की बात करें, जिसे काली मृदा कहा जाता है, और काली मृदा का विस्तार आपके दक्कन के पठार पे ज़्यादा है। बिहार में काली मृदा नहीं पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? कछारी मृदा होगा, एलुवियल सॉइल। ठीक है, सही उत्तर इसके क्या होंगे? बी होंगे। नेक्स्ट देखा जाए, उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। पश्चिम में गंगा में मिलती है, तो यहाँ पर कोशी महानंदा चंदन जो पश्चिम में गंगा में मिलती है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई नहीं हो रहा है। कोसी महानंदा चंदन कोई नहीं हो रहा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके सही उत्तर क्या होंगे? ये होंगे, कोसी भी नहीं, चंदन भी नहीं, महानंदा भी नहीं। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। ये हमारी गंगा नदी है, और गंगा नदी के दक्षिणी भाग में एक नदी बिहार में मिल रही है, तो इसका नाम है चंदन। ये है आपकी चंदन नदी। ठीक है, और पूछ रहा है उत्तरी बिहार, तो उत्तरी बिहार की जहां हम बात करेंगे, तो सबसे पहले उत्तरी बिहार की बात करेंगे, तो सही था ये। उत्तरी बिहार की बात करेंगे तो ये सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? तो घाघरा नदी मिलती है। उत्तरी बिहार में सबसे पहले क्या मिलेगी?
तो घाघरा नदी। फिर आपकी कौन सी नदी मिलेगी, तो गंडक, गंडक नदी मिलेगी। फिर गंडक नदी के बाद में कौन सी नदी मिलेगी, तो आपके बूढ़ी गंडक मिलेगी, बूढ़ी बूढ़ी गंडक मिलेगी। बूढ़ी गंडक के बाद में आपको क्या मिलती है, तो कोसी नदी मिलती है। तब आपको क्या नदी मिलती है, तो कोसी नदी मिलती है। ठीक है जी, यहाँ देखेंगे कोसी नदी। ये हो गई आपकी कोसी नदी। और कोसी नदी के बाद में जो बिहार में नदियां मिलती है वो महानंदा है। ये आपकी महानंदा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो सबसे पश्चिम में मिलने वाली घाघरा है। ठीक है, बिहार में सबसे पश्चिम में मिलने वाली घाघरा है, उसके बाद में गंडक, फिर बूढ़ी, फिर आपके कोसी, तब महानंदा। तो इसमें से कोई नहीं होगा। चंदन नदी कहाँ से मिल रही है, तो बिहार के दक्षिणी भाग से मिल रही है। आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में। ये आपकी कौन सी नदी होगी, तो ये गंगा नदी होगी। तो इसमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होंगे, ई होंगे। ठीक है, सब बिहार के विषय में ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा क्या है। औसत वार्षिक 100 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो इसमें सही उत्तर आपके क्या होंगे, बी होंगे। वैसे औसत वर्षा, ठीक है, औसत वर्षा बिहार में 120.5 सेंटीमीटर होता है। औसत वर्षा की बात करें तो 120.5 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के मध्य ही आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके बी इसमें क्या होंगे, सही उत्तर होंगे। क्योंकि 200 से अधिक औसत वर्षा नहीं होता है और 100 सेंटीमीटर से भी कम नहीं होता है। आपकी 120.5 सेंटीमीटर औसत वर्षा बिहार की है। ठीक है, जिसमें से 50 से लेकर 150 सेंटीमीटर को सही उत्तर माना जा सकता है। तो इसके सही उत्तर क्या होंगे, बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए कि बिहार की कुल कितनी क्षेत्रफल फ्लड प्रोन है, तो ये है 68,800 वर्ग किलोमीटर। ये एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये क्षेत्रफल बाढ़ ग्रसित कितने हैं क्षेत्रफल, तो 68,800 वर्ग किलोमीटर हमारे बिहार की कुल क्षेत्रफल बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। ठीक है, फैक्ट है ये। बी इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट आते हैं आपके कृषि में। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए किन किन स्थानों पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित की गई है, तो इसमें आपके पूसा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, सबौर में भी की गई है, लेकिन नालंदा में मुख्य रूप से आपके कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। विश्वविद्यालय वहाँ है, लेकिन विश्वविद्यालय में ही एक साइट से एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराई जाती है। लेकिन सबौर और पूसा में आपके कायदे से एग्रीकल्चर की स्थापना की गई है। तो पूसा में जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, उसका नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी नाम है। कहाँ, तो पूसा में। अब हम सबौर की बात करें, सबौर में जो है इसका नाम है बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, यूनिवर्सिटी। अब ये सबौर में है और पूसा में है, बट नालंदा में इस प्रकार के कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, विश्वविद्यालय नहीं है। तो आपके ए और बी सही उत्तर हैं। तो सही उत्तर इसमें क्या दिया जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी को क्या माना जाएगा, सही उत्तर।
ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबोव, डी इज योर राइट आंसर। ठीक है जी, यहाँ देखते हैं 110 क्वेश्चन 79 का खत्म पूरा किया गया। ठीक है, जो त्रुटियां हुई होगी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैं देख लूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप लोग का मैसेज नहीं ठीक से प्रतीत हो रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ हमने 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इससे भी बेटर कराने की कोशिश की जाएगी। थोड़ा सा माइक का डिस्टरबेंस भी आ रहा है। ठीक है जी, मिलते हैं। ओके, सी यू, गुड नाइट एवरीवन।